वेलकम टू प्रिप साइंस टेक। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने कवर कर लिया था ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का क्वेश्चन कर लिए थे इसका। और आज एक क्वेश्चन उसका रह गया था। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आज देखेंगे उसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का। हीटिंग जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट आता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आप चार्जर यूज करते हो तो क्या देखते हो, कुछ टाइम यूज करने के बाद वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो क्यों हो जाता है उसको देखेंगे उसको। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके चलते हैं आगे। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ड्रॉ कर रहा है 220 वोल्ट सोर्स पे, ये काम कर रहा है ना। इसको करंट कितना फ्लो होगा इस इलेक्ट्रिक बल्ब से, ये क्वेश्चन में पूछा गया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर के केस में भी है। ये भी 220 वोल्ट के सोर्स पे वर्क कर रहा है और जो रेजिस्टेंस है इसका 100 ओम है। ये 1200 ओम है इसका रेजिस्टेंस है इसका। अब इससे कितना करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक हीटर से, और इलेक्ट्रिक बल्ब से कितना हीटर करंट फ्लो होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहला जो हम केस लेते, केस जो वन है आपका, वो केस वन है इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये केस है। इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में क्या है, ये जो इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट के सोर्स पे ये काम कर रहा है। पोटेंशियल जो डिफरेंस है 220 वोल्ट सोर्स है, रेजिस्टेंस इसका कितना 1200 ओम है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो हमें I निकालना, V बाई आर। तो V आपका 220 वोल्ट, R आपका है 1200। जीरो से कैंसिल आपका 11, 2 6 12, 11 बाई 16। आप इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये किस में आंसर आएगा इसका, वन से इसका मिनिमम आंसर आएगा, वन से कम आएगा इसका, ठीक है ना, करंट। दूसरा दूसरा आपका इलेक्ट्रिक हीटर का है केस। इलेक्ट्रिक हीटर, अब इलेक्ट्रिक हीटर से कितने वोल्ट के सोर्स पे काम कर रहा है, ये 220 पोटेंशियल जो डिफरेंस है 220 वोल्ट के सोर्स पे वर्क कर रहा है। और जो इसका रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब वी आई करंट निकालना है, वी बाई आर। वी आपका 220 वोल्ट, आर आपका 100, 2.2 एम्पियर है। देख रहे हो ना, इसमें जब देखोगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है कम है तो इससे करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वन से कम एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू बढ़ जाती है तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो अगर आप दोनों को एक सीरीज में अब लगा दोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है खा जाएगा बहुत ज्यादा एनर्जी, करंट पूरा ही ज्यादा यूज करेगा ये। और ये इससे ज्यादा उतना करंट ये अगर यहाँ पे पास होने लगा, क्योंकि अगर सीरीज में आपने जोड़ दिया हीटर को और जोड़ दिया इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो इसकी वजह से करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा। तो जोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि दोनों को करंट अलग अलग फ्लो होना है, सीरीज में नहीं जोड़ा जा सकता इनको। अब दूसरा टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग जो इफेक्ट आता है ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आप घरों में चार्जर यूज करते हो डेली लाइफ में, चार्जर, तो चार्जर जब आप यूज करते हो तो देखते हो कुछ टाइम यूज करने के बाद वो हीट होने लगता है। वो क्यों हीट होता है इसके माध्यम से समझेंगे। फिर आप इमर्जन रॉड आप यूज करते हो, इमर्जन इमर्जन रॉड आप यूज करते हो इसको, जो पानी गर्म वगैरह करने के लिए यूज करते हैं ना ठंडी के टाइम, इमर्जन रॉड होता है, वो यूज करते हो। वो भी क्या होता है, हीट में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है वो, पहले तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको आप दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती कहाँ है, कहाँ चली जाती है वो, किसमें कन्वर्ट हो जाती है वो, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इमर्जन रॉड के थ्रू वो हीट में कन्वर्ट होकर फिर वो वाटर को ट्रांसफर हो जाती है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है इसको। अब ये आता कैसे है, इसको हम समझेंगे एक सर्किट के डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको काफी अच्छे से। ओके, तो फर्स्ट एक पेज नया ऐड कर लेते हैं इसको, पेज। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब
अब एक सर्किट के थ्रू समझते हैं इसको। सपोज करिए एक बल्ब है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस है इधर, और इधर एमीमीटर लगा पड़ा है, आपको एमीमीटर है यहाँ पे जो करंट को बताएगा। इधर सोर्स लगा दिया, इससे नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, और चार्जेस किधर फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस फ्लो करते हैं। हमेशा जो चार्जेस जो फ्लो करते हैं उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब ये क्या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन इस सर्किट के माध्यम से समझाएंगे, जैसे कि हमारे ये क्या बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है। ये बैटरी एनर्जी को बैटरी जो एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। अब ये जो केमिकल एनर्जी होती है, अब जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, बैटरी है, इस बैटरी में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सपोज करिए इस बैटरी में एक्चुअली होगा क्या, इस बैटरी में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। अब ये जो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कहने का मतलब ये हुआ, सपोज फिर एक बैटरी है, ठीक है। अब इस बैटरी पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। इस केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, सपोज ये पहला स्टेप है, दूसरे स्टेप में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी से लिख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोड के बीच में चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं, चार्जेस जो है वो फ्लो करने लगते हैं। और जब चार्जेस फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट 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 फ्लो करेगा। अब ये जो करंट है, अब जैसे ये बल्ब आपने लगा दिया है, तो अब ये बल्ब तो ये नहीं है कि हर एक सेकंड के बाद या कुछ 30 सेकंड के बाद बंद हो जाना चाहिए, नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू जलना चाहिए। कंटिन्यू कब जल सकता है, जब ये करंट कंटिन्यू फ्लो होगा, है ना, करंट कंटिन्यू फ्लो होगा। तो करंट कंटिन्यू फ्लो होके इसके लिए क्या करता है, बैटरी बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, टू मेंटेन टू मेंटेन टू मेंटेन टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट इन द सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट को मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये क्या 100% यूज नहीं हो जाती। जैसे कि आप कितना भी आप खाना खा लो, है ना, कितना भी खा लो, पर जो एनर्जी जो मिलती है वो 100% मिलती है, नहीं मिलती है वो, क्योंकि कुछ तो वेस्टेज के फॉर्म में निकल जाती है, वेस्ट के फॉर्म में वो निकल जाती है। तो आपने जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जैसे दोगे तो 100% यूज नहीं होगी, 100% नॉट यूज। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कुछ जो पोर्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करंट को मेंटेन करने में लग जाता है। कुछ जो पोर्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब आपने लगाया, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने लगाया या फैन लगाया आपने, तो फैन आप लगाओगे तो ब्लेड ब्लेड क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए।
तो इसके रोटेट कराने में कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी, और कुछ जो एनर्जी होती है वो क्या होता है कि जैसे टच आप करोगे इस फैन को तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो हीट के फॉर्म में वो रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, डिसिपेटेड हो जाती है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाती है ना? तो ये क्या वेस्ट होता है, ये हमारा एनर्जी का वेस्ट होता है, ये लॉस बोल सकते हो कि ये लॉस हो जाता है। तो 100% यूज नहीं होता है, कुछ जो होता है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। अब इसी को, अब जो एनर्जी जो होती है लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में, है ना, क्यों लॉस हमें दिख रहा है, लॉस इसलिए दिख रहा है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हमने यूज किया है बैटरी, किसके लिए यूज किया है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आपने यूज किया है, बल्ब क्या होगा, जलेगा, बट बल्ब तो जल रहा है, लेकिन जो एनर्जी दे रहा है बैटरी, वो बल्ब जलने के साथ साथ कुछ क्या हो रहा है, एनर्जी, हीट जो हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और इसकी वजह से क्या है, एनर्जी का लॉस हो जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जा रही है हीट में कुछ, और एनवायरमेंट में लॉस हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे सपोज करिए इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया केवल, जैसे रेजिस्टेंस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब रेजिस्टेंस आप लगाओगे, एग्जाम्पल सबसे पहला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें केवल जो है वो ओनली रेजिस्टेंस है, इसमें ओनली रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, केवल रेजिस्टेंस है। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको, तो जैसे आपका इलेक्ट्रिक हीटर आता है, इलेक्ट्रिक हीटर आता है आपका, या फिर इमर्जन रॉड आता है जो पानी गर्म करने वाला होता है, इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन हीटर हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि इनमें जो केबल जो होता है रेजिस्टेंस वायर होता है, इसमें मतलब वायर लगा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें तो उसमें वायर लगा होता है, उन वायरों का, जैसे नाइक्रोम का हो गया, अब ये इन वायरों का जो रेजिस्टेंस होता है, आर होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। अब हाई होने की वजह से इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है टोटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में कन्वर्ट हो जाती है वो। तो अब तभी ये पूरा जो वायर होता है ये किसमें दिखता है, पूरा हॉट दिखेगा, रेड रेड दिखेगा पूरा, रेड में दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हीट के फॉर्म में, कन्वर्ट हो जा रही है। तो कौन सा एग्जांपल है आपका, इलेक्ट्रिक हीटर का एग्जांपल आप देख सकते हो कि कुछ टाइम बाद ये जैसे ही वायर को आप टच कराते हो, ऑन करते हो स्विच को, तो जो वायर होता है वो पूरा रेड पड़ जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि जो वायर यूज करे तो नाइक्रोम का होता है या फिर अदर मटेरियल का होता है जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। अब हाई होने की वजह से तो जो करंट फ्लो करता है उनमें रेजिस्टेंस आता है, उसके करंट फ्लो होने को, करंट फ्लो नहीं करता प्रॉपर, अब उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको जो इमर्जन रॉड होता है आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलता है। अब ये जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। तो सपोज करिए जैसे हमने माना इसमें इसमें जो करंट आई फ्लो कर रहा है और वी वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, और टी टाइम के लिए चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं, टी टाइम के लिए चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू टी टाइम के लिए चार्ज अगर फ्लो कर रहे हैं, तो जो चार्ज होगा, आपका जो चार्ज होगा, वर्क डन होगा। जो चार्ज है खुद तो मूव करेगा नहीं ना, ऑटोमेटिक खुद ही मूव करने लगे नहीं, जो वर्क डन होगा इन मूविंग द चार्ज, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो द पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस वी, ये वर्क डन जो आपका होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा, क्यू कैसे हो जाएगा, खुद ही देखो ना, जो ये चार्ज है अब इस सर्किट से
इस सर्किट से खुद ही इस सर्किट से खुद ही तो चार्ज फ्लो नहीं करने लगेगा, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए ना, तभी तो इससे फ्लो करेगा। अब ये करंट फ्लो क्यों कर रहा है? चार्ज के फ्लो करने की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है। चार्ज तो अब खुद ही मूव करेगा नहीं, किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करेगा। और जब चार्ज कोई चीजें मूव करती है तो क्या होता है? वर्क डन होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, इलेक्ट्रिकल के केस में? तो आपको V इंटू क्यू मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज करिए जो चार्ज है, इफ चार्ज मूविंग फॉर टी टाइम, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर कितना होगा? क्यू बाई टी लिखेंगे, ये टी से कैंसिल, वी बाई टी। इसको इसको क्या लिखेंगे? एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं आपको? क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं? वी क्यू बाई आई बाई टी, क्योंकि ये आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। आई बाई टी लिख सकते हैं इसका, है ना। अब ये चार्ज किसके लिए मूव कर रहा है? टी टाइम के लिए मूव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें टी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी इंटू आई। ये क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है। अब इसको एक और तरीका आप लिख सकते हो कि जो हमारा वी है, वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। ठीक? तो वी इज इक्वल टू आई अगर आर है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर। तो नेक्स्ट है आपका, तो आई इज वी इंटू वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया, नहीं ये फर्स्ट वर्क डन का, सेकेंड, थर्ड, फिर एक और पावर का लिख सकते हो आप। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, या फिर वी इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हो ना। तो फर्स्ट जब सेकेंड इक्वेशन में आप रखोगे v इज इक्वल टू, तो आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इंटू आर, ये मिल जाएगा। एक तो वी स्क्वायर, ये फोर्थ हो गया। तो पावर को या तो वोल्टेज और करंट दे देगा तो निकाल लोगे आप, या तो वोल्टेज दे देगा, आर दे देगा, तो फिर आप पावर निकाल सकते हो। आई दे देगा, आर दे देगा, तो भी पावर फाइंड आउट कर सकते हो आप इससे। ये अलग है, ठीक है। अब जैसे कि एनर्जी, एनर्जी आप दोगे सर्किट को, तो जो एनर्जी आप सर्किट को दे रहे हो, तो एनर्जी जा कहाँ रही है? एनर्जी जाएगी कहाँ पे? सपोज के लिए पावर दे दिया। अब पावर का मतलब किसमें होता है? जूल पर सेकेंड में। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आप दे रहे हो, वही क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। जैसे आपकी कैपेबिलिटी होती है किसी काम करने की क्षमता, आप 10 मिनट कर सको उस काम को, या 1 सेकेंड कर सको, 1 सेकेंड में कितना कर ले रहे हो, वही है आपका क्या? कैपेबिलिटी है या पावर है आपके, है। तो इसको एक डिराइव करते हैं इसका, पेज ले लेते हैं नया। तो अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, टोटल तो यूज हो नहीं रही है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 100% तो यूज हो नहीं रही है। 100% कहाँ यूज नहीं हो रही है? तो कुछ जो एनर्जी हो रही है वो क्या होती है? डिसिपिएट हो जाती है, मतलब खर्च हो जाती है, वेस्ट हो जाती है ना। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में हो जाती है। तो अब सपोज करो कि इसमें पहले वाले में ये दे रखा है कि जो हमने पावर निकाला है, जो सर्किट को पावर देंगे, कितना दे रहे हैं? आई स्क्वायर इंटू आर दे रहे हैं। ठीक है, इस सर्किट की आई स्क्वायर इंटू आर दे रहे हैं। अगर यही पावर हम कितने टाइम तक, टी टाइम के लिए दें, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम टी टाइम के लिए देते, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी आप कितना दे दिए? टोटल एनर्जी आपने कितना दिया, है ना। टोटल एनर्जी, टोटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितना आपने दिया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप लिख सकते हो इसको। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हो, कितना आप दोगे, वो कैसे निकालोगे आप? पावर इंटू टी करोगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या था? आई स्क्वायर आर इंटू टी है। ये क्या कहलाता है? एच। किसे डिनोट करोगे? ऐसे। तो जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी था,
क्योंकि जो हमने माना था कि जो हमारा जो सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का लॉस होगा वो किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में दो गया। तो बैटरी जितना भी एनर्जी दे रही है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है, हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है इसका, ठीक है। जो आप एनर्जी जो लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर आर इंटू टी। तो कितना एनर्जी आप दोगे इतना ही एनर्जी भी आप दे रहे हो इस बैटरी के थ्रू, जितनी एनर्जी जा रही है आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये होता है। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जूल्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है फॉर गिवन रेजिस्टेंस, फॉर गिवन रेजिस्टेंस। एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर फॉर गिवन करंट। एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टी फॉर गिवन रेजिस्टेंस, फॉर गिवन रेजिस्टेंस एंड करंट, है ना। इसके कहने का मतलब ये होगा कि एच जो है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा फॉर गिवन रेजिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। इसके लिए एंड टाइम कि जो एच होगा प्रोपोर्शनल स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रोपोर्शनल, आई स्क्वायर के। यदि आपका रेजिस्टेंस और टाइम दिया हो मतलब फिक्स हो, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। वैसे ही करंट और टाइम के लिए प्रोपोर्शनल है गिवन रेजिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट आपको जनरली आपसे पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका एक न्यूमेरिकल होगा, उसको देखते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसको इस क्वेश्चन है हमारा एक रिलेटेड, उससे जो प्रॉब्लम हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में ये है कि आपको 100 जूल पावर दे रखा है, ठीक है। 100 जूल, ये ओम है आपका, वॉट नहीं ओम है। इसमें जो पावर आपको दे रखा है वो 100 वॉट क्वेश्चन में गिवन है। रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्या। तो पावर इसका तो हमने क्या पढ़ा है, वी आई पढ़ा है। वी आई को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। आपका ये पावर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वी स्क्वायर, आर की वैल्यू 400, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 वोल्ट हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा अक्रॉस द रजिस्टर 20 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। अब जैसे अब घरों में फोन आप यूज करते हो, जैसे फोन, तो कहीं कहीं जो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो जरूरत पड़ती है, कहीं हमें नहीं पड़ती है। जैसे फोन है, आपका फोन आप लॉन्ग टाइम तक आप यूज करते हो तो क्या हो जाता है, वो हीट होने लगता है। तो क्या ये डिजायर्ड है, आपको क्या चाहिए, हीट नहीं चाहिए ना। आप यही अगर कोई फोन खरीदते हो तो आप यही बोलते हो कि फोन कम हीट हो, है ना। अगर हीट होगा तो जो भी उसकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन चेंज हो जाएगी उसकी। अगर वर्किंग कंडीशन अगर चेंज हो गई तो फोन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है आपका, फोन खराब हो सकता है, डैमेज हो जाएगा, है ना। कोई पार्ट वर्क नहीं करेगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप खरीदते हो तो आप ये बोला जाता है उसको कि इतने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, कितने टेम्परेचर पे इसको रखना है ना। इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो भी उसको पार्ट्स उसके खराब हो सकते हैं। यानी कि जो कहीं कहीं पे जो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है हमें जरूरत नहीं होती है इसकी, खत्म तो नहीं कर सकते, बट प्रोड्यूस हो, मिनिमम प्रोड्यूस हो, हीट जो प्रोड्यूस हो वो मिनिमम हो, कम से कम हो। खत्म तो नहीं किया जा सकता कि 100% को खत्म कर दो, नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो होना ही होना है, किसी न हीट के फॉर्म में होगा ही, 100% होगा। लेकिन क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम आप उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो आप कि मिनिमम हो क्या। अब इसका हमें एप्लीकेशन भी एक जगह मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है।
है ना। कहाँ पे जैसे आपका, अगर हमें बात करें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन होता है, जो कपड़ा प्रेस करने वाला, वहां पे यहाँ पे हमको हीट की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, तीसरा इलेक्ट्रिक केटल। यहाँ पे क्या चाहोगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी है, वो इलेक्ट्रिकल आपका डिजायर्ड है, आप चाह रहे हो कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो, आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे आपका डिजायर्ड है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो वो किस में कन्वर्ट हो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो। यहाँ तो हमें जरूरत है हीट की, यहाँ तो हमें फायदा है। बट इस वाले केस में हमें नुकसान है। बट इस केस में हमें जरूरत होती है, हमारा डिजायर्ड होता है। यहाँ पे इसका डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पे इसका एडवांटेजेस है। आप जैसे पानी गर्म करते हो, रॉड आप यूज करते हो, तो वहाँ पे क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो ना। तो अगर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसका एप्लीकेशन हम यूज करेंगे उसको, वाटर को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमें फायदा है इसका। दूसरा फायदा आपको मिलेगा फ्यूज में। दूसरा आपको इसका फ्यूज बनाने के लिए, इसी जो कॉन्सेप्ट है, फ्यूज बनाने के लिए आप यूज किया जाता है घरों में, कि जिससे क्या हो के हमारा जो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज होने से बच जाए या जलने से बच जाए। जैसे कोई सर्किट शॉर्ट कर जाती है, या सर्किट जब करंट आता है तो कोई बल्ब आप देखते हो कि बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू जैसे बढ़ती है वो फ्यूज हो जाते हैं फटाक से, उसका फिलामेंट गल जाता है, मेल्ट कर जाता है उसका। तो इसका एक प्रॉब्लम से समझेंगे इसको। जैसे फ्यूज आप यूज करते हो ना, फ्यूज फ्यूज का एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है, पहले ये समझते हैं। इट प्रोटेक्ट सर्किट सर्किट्स एंड एप्लीकेशन। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड एप्लीकेशन by stopping the flow of high electric high electric high electric current। ये क्या करता है, जो फ्यूज होता है, ये फ्यूज आपका होता है, ये बेसिकली आपको क्या करता है कि जो हाई इलेक्ट्रिक जो करंट आता है, वो इसको रोकता है, यानी कि आगे नहीं जाता है, खुद ही ये क्या कर देगा, मेल्ट कर जाएगा ये, है ना। और वो मेल्ट कैसे कम होगा, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है, वो इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, जब हाई रेजिस्टेंस का होता है वो इलेक्ट्रिक हीटर, जो वायर जो बना होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, वायर जो बना होता है इलेक्ट्रिक हीटर का, हाई रेजिस्टेंस होता है उसका, हाई रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो वायर होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर का वायर जो होता है, हीटर का वायर जो होता है उसमें जो आप यूज करते हो, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट को फ्लो करने में रोकेगा, करंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा, करंट का फ्लो, है ना, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। उसकी वजह से हीट हीट यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होने लगता है, वहाँ पे हीट जनरेट होने लगती है ना। तो इसी केस में अब हीट जनरेट होगी, हीट मैक्सिमम होगी, तो ये क्या गर्म होने लगता है। वैसे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके लेके आया गया फ्यूज में। फ्यूज में बेसिकली होता क्या है, जैसे फ्यूज आप यूज करते हो, जैसे सपोज करिए कि एक बल्ब है ना, बल्ब आप यूज कर रहे हो, या कई सारे इक्विपमेंट आपने घरों में लगाया हुआ है। तो आप इनिशियली क्या करते हो कि यहाँ पे सप्लाई, घरों में सप्लाई करने से पहले ही आप एक फ्यूज जोड़ देते हो वहाँ पे। एक फ्यूज क्या आता है, एक वायर होता है, एक छोटा सा वायर होता है जो कॉपर का या एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। इन्हीं का बनाया जाता है, कॉपर या एल्यूमिनियम का होता है। अब ये वायर क्या होता है, जैसे ही सपोज करिए यहाँ पे हमें डिजायर्ड है, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे पड़े हैं, 5 एम्पियर की हमें जरूरत है, मतलब इनको चलाने के लिए 5 वोल्ट का करंट हमें जरूरत है। तो जो वायर हम लगाएंगे ना, 5.5 के समथिंग कुछ का वायर लगा देंगे, 5.5 एम्पियर का वायर यहाँ पे लगा देंगे। अब सपोज करिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है 5 एम्पियर पे चलने वाले, जैसे ही 5.5 एम्पियर से करंट इसमें बढ़ेगा, है ना, जैसे ही करंट बढ़ा यहाँ पे, करंट जैसे बढ़ेगा, ये क्या होगा, हीट होगा, हीट होने के बाद मेल्ट हो जाएगा ये, है ना, हीट होने के बाद ये मेल्ट कर जाएगा ये।
अब मेल्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, सर्किट का क्लोज हो जाएगी, सर्किट ओपन हो जाएगी, यहाँ से करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, जिससे हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बच जाएंगे, आपसे अफेक्ट नहीं होगा इससे। तो इसीलिए बनाया जाता है। दूसरा, जैसे कि अब एक फिलामेंट्स होता है टंगस्टन, जैसे बल्ब बल्ब का केस हम ले लेते हैं। बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट्स होता है, फिलामेंट्स होता है। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट्स में क्या होता है, टंगस्टन वायर होता है, ठीक है ना, टंगस्टन का बना होता है ये। ठीक है, अब उस टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, कि जैसे ये करंट फ्लो करती है, तो जो टंगस्टन वायर है ये क्या होता है, हॉट हो जाता है। हॉट होगा, हॉट होने के बाद हॉट होने के बाद रेड रेड पड़ेगा। अब ये रेड पड़ने के बाद ये क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, ये लाइट इमिट लाइट इमिट करता है, ये लाइट इमिट करता है ये। इसी वजह से आपको उजाला दिखने लगता है नाइट के टाइम में, कभी भी आप बल्ब जलाओगे। तो यही रीजन होता है, जो पहले के टाइम में बल्ब यूज होते थे उनमें फिलामेंट्स यूज किया, टंगस्टन का फिलामेंट्स यूज किया था, जो काफी रेजिस्टेंस उनका हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा ही होता है, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट आप कम कम रखोगे तो क्या होगा, वो हॉट होगा, हॉट होने के बाद वो फ्यूज हो जाएगा, वो तुरंत खराब हो जाएगा। इसी वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल का यूज किया जाता है, इसका टंगस्टन का बनाने फिलामेंट्स बनाने के लिए बल्ब के। जैसे ही हॉट होगा, हॉट होने के बाद वो लाइट इमिट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, जो अब हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है इसका, कहाँ कहाँ पे आपको, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, है ना, इलेक्ट्रिक ओवन में, इलेक्ट्रिक केटल में, इनका यूज है हर जगह पे। और दूसरा जो फ्यूज जो बनाया गया है, यहाँ भी क्या एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का भी यहाँ भी इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी हीट होगा, करंट जैसे ही एक लिमिट से ज्यादा जाएगी इस फ्यूज के अंदर, एक करंट का एक लिमिट, करंट से ज्यादा लिमिट करंट जाएगी इसके अंदर। 5 एम्पियर का करंट हमने, एम्पियर का फ्यूज हमने लगाया हुआ है ना, 5 एम्पियर का लगाया हुआ है। अब इसके अंदर 6-7 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, मतलब मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट होने के बाद सर्किट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी ये। तो बेसिकली जो फ्यूज आते हैं वो तो 1 एम्पियर के, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर तक आते हैं ये। तो इसको एक प्रॉब्लम से हम समझेंगे, काफी अच्छा समझ में आएगा इसको। जैसे सपोज करिए कि हमें यूज करना है, इलेक्ट्रिक पावर यूज करना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर हमें यूज करना है 1 किलो वॉट का। जैसे कि आप कोई भी इक्विपमेंट आप खरीदने जाते हो, इक्विपमेंट इक्विपमेंट आप खरीदने जाओगे, उस पर लिखा रहेगा कितने किलो वॉट का है। किलो वॉट का मतलब वो ये हुआ कि हर सेकंड में कितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। कंज्यूम, किलो वॉट का मतलब ये हुआ कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, इसका ये कहने का मतलब। अब ये जो इक्विपमेंट है, ये 1 किलो वॉट का दे रखा है, कितने 220 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कर रहा है ये। ठीक है, अब ये हमें मिल गया किलोवाट आपको, तो हमें क्या निकालना, करंट निकालना। अब इस 1 किलोवाट का जो इंस्ट्रूमेंट है 220 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, तो कितना करंट इससे फ्लो करेगा, इसको कितनी करंट की जरूरत है, करंट की जरूरत है या रिक्वायर्ड है फ्लो होने की, कितने की। तो P इज इक्वल टू हमें वी आई होता है, आई आप निकालोगे तो क्या होता है, P बाई वी। P कितना आपका पावर है, 1000 बाई, है ना, 4.54 एम्पियर निकल के आ गया। तो आप ये बताओ इसको कितनी की जरूरत है, इलेक्ट्रिक पावर को कितने एम्पियर की करंट की जरूरत है, 4.54 एम्पियर का जरूरत है इसको, है ना, चलने के लिए। 1 किलो वॉट इलेक्ट्रिक कोई पावर है, ठीक है, इक्विपमेंट है, उसको चलने के लिए 4.5 एम्पियर की जरूरत है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर। बट तो इसको आप सेव करने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहे, कितने एम्पियर का आप फ्यूज लगाओगे यहाँ पे। इसको जरूरत इतनी है तो नियर अबाउट कितने का लगा सकते हो, 5 एम्पियर का लगा सकते हो, 5 एम्पियर का आप लगा सकते हो, है ना। मैक्सिमम कितने का लगाओगे आप, मैक्सिमम इसको करंट 4.54 की जरूरत है, लेकिन मैक्सिमम आप कितने एम्पियर का फ्यूज लगाओगे आप, 5 एम्पियर का फ्यूज आप लगाओगे।
अगर आपने सपोज के 6, 7, 5 से ज़्यादा का लगाया तो मे भी हो सकता है कि जो आपका इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाए। एंड ज़रूरत तो इसको इतनी थी, बट आप फ्यूज़ लगा दोगे 8 या 9 या 10 का लगा दोगे तो करंट कितना फ्लो कर सकता है? 8, 9, 10 का भी फ्लो कर सकता है उसके अंदर। जब वो करंट इस इक्विपमेंट से पास करेगा तो इसको क्या कर सकता है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा इक्विपमेंट। इसीलिए आपको जितनी की लोड है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन अप कर सकते हो कि कितने एम्पियर का हमें फ्यूज लगाना है यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया इस क्वेश्चन से? जो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये होता है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपिएटेड और कंज्यूम, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल पावर बोला जाता है इसको। ओके, तो इलेक्ट्रिकल पावर पहले होता क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर आपका होता है P इंटू वी आई। पी इज इक्वल टू वी आई, और आगे क्या लिख सकते हो? वी स्क्वायर बाई आर। आगे क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर इंटू आर, ये आप लिख सकते हो। ओके, तो ये क्या इलेक्ट्रिकल पावर है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब एनर्जी डिसिपेटेड कंज्यूम्ड हो जाती है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेट एट, जैसे एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, या कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर सेकंड में, है ना, पर यूनिट टाइम में कितना कंज्यूम हो रही है, ये बता रहा है आपके घरों में कितना। अब इसको दिखाने के लिए क्या बोला जाता है? 1 वॉट में इसको यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वॉट होती है ना। 1 वॉट अगर हमें दिखाना हो 1 वॉट होता क्या है तो क्या होगा? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये होता है। और जो वॉट, अब 1 वॉट को अगर डिफाइन अगर हमें करना हो तो इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? 1 वॉट एनर्जी इज कंज्यूम, 1 वॉट, 1 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, या 1 वॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बोल सकते हो। एनर्जी कंज्यूम by the device, by the device, by the device by which 1 ampere, by which 1 ampere current flow through it and operated at 1 volt potential difference, 1 वॉट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेटेड हो रहा है। तो ये इसका 1 वॉट को अगर डिफाइन हमें करना होता है इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि 1 वॉट एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस बाय विच इज ऑपरेटेड, बाय विच 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द सर्किट थ्रू इट एंड ऑपरेटेड एट 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कर रहा है। अभी जैसे घरों में आप यूज करते हो ना, घरों में, तो वॉट क्या होता है? एक स्मॉल यूनिट होता है। वॉट क्या है? एक स्मॉल यूनिट है। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसमें बेटर होगा। नेक्स्ट पेज, अब घरों में जैसे कि वॉट होता है, वॉट क्या होता है? एक स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्या हमारा? ये वॉट क्या एक तरह का पावर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर पावर इंटू इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? पी इंटू पी इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो जो ये पावर है कि एक, जैसे ये पावर आ रही है सेकंड में आती है ना, कितने सेकंड में एबिलिटी है आपका। तो आप सपोज करिए कि टू टू वॉट का 2 वॉट है, तो सपोज के लिए आपको 5 सेकंड के लिए चला आपका डिवाइस, तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा? 10 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर जाएगा। जो 2 वॉट है ना, हर सेकंड के लिए, एक हर यूनिट टाइम के लिए, एक यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? वो 2 जूल हुआ, 2 जूल पर सेकंड में।
तो 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए मैं बोलूँ तो आप क्या समझ मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपकी निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के चली जाएगी। तो अगर हम बात करें कि जैसे ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या वॉट है, अब किसमें ये क्या टाइम है, तो हम सपोज करें जो अभी जो घर में या बिजली जो अब यूज करते हो किसमें क्यों यूज किया जाता है, किलोवाट आर में कन्वर्ट किया जाता है उसको, किलोवाट। तो ये वॉट और आर में हमने ले लिया है, वॉट और आर का मतलब पावर कंज्यूम हुआ फॉर 1 आवर। जैसे मैंने लिख दिया 1 वॉट आवर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 वॉट पावर जो पावर कंज्यूम फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए जो पावर कंज्यूम हुआ वो क्या कहलाता है, 1 वॉट आवर कहलाता है। अब इसको आप लिख सकते हो किलो वॉट, एक स्मॉल यूनिट है, इसको बड़ी यूनिट में लिख सकते हो 1 किलो वॉट आवर में। तो ये 1 किलो वॉट का मतलब किलो 1000, और ये आर को किस में बदल लोगे, सेकेंड में बदलोगे, 3600 वॉट है ना, 3600, ये कितना हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड है ना। अब वॉट सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10⁻, जूल पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है ये। तो वॉट में बेसिकली आपसे मैं बोलूं कि 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, अगर 1 किलोवाट को आपको न्यूमेरिकली जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इस तरीके से एग्जांपल में क्वेश्चन आएगा आपका, तो आप समझना इसको। जैसे मैंने क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो एक इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया 1 किलोवाट आवर का आपने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जिसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रखा है। अब ये जो चल रहा है 5 घंटे के लिए चला, ये कितने घंटे के लिए चला, 5 घंटे के लिए चल गया ये। तो 5 घंटे के लिए चला, तो आप क्या करोगे इसमें, आपको जो डोमेस्टिक आप यूज करते हो तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू माना जाता है 1 यूनिट माना जाता है, 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई, इसका मतलब ये माना जाता है। अब जैसे इसमें ये क्या हो गया कि हर घंटे में 1 किलोवाट यूज कर रहे हो आप, है ना। तो 5 घंटे में कितना यूज करोगे आप, 5 घंटे में आप कितना यूज करोगे, 5 किलोवाट आवर का आप यूज कर लोगे, है ना। 5 किलोवाट आवर यूज कर लोगे मतलब 5 यूनिट आपने एनर्जी यूज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज कर लिया है। ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ये सारे टॉपिक्स, काफी डेप्थ में इस टॉपिक को कवर कर लिया। पहले हमने क्वेश्चन हमने सर्किट लिया था, इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने देखा था इसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके बाद करंट को पढ़ा, फिर रेजिस्टेंस पढ़ा, है ना, रेजिस्टेंस के बाद पैरेलल ओम्स लॉ पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा, फिर हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। इतने सारे टॉपिक्स जो था हमने कवर कर लिया इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। बाकी अगर आप इस कंटिन्यू देखते रहिए, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में जो होगी आपकी नेक्स्ट क्लासेस में होगी, वो जितने भी हमने PYQ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के साथ काफी कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे मिलेंगे, आप इसी के प्रॉब्लम से रिलेटेड देखेंगे, इसका MCQ जो कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।